अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं शाहजेब अहमद। मैं हूं महक असलम। आज समा स्पेशल में जिस स्पेशल टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जी कि एआई का एजुकेशन में किरदार और डीप फेक, जिसका आजकल शायद ज़्यादातर लोगों को सामना है। तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की ने तालीम के शोबे में नई राहें खोल दी हैं। एक अच्छी चीज़ है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना सिर्फ सीखने के रवायती तरीकों को बदल दिया है, बल्कि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हो जाएं, टीचर्स हो जाएं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जाएं, उनके किरदार को भी एक नई जिद्दत दी है, नई शक्ल दे दी है। आज एआई बेस्ड लर्निंग मॉडल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन क्लासरूम्स और इसके अलावा स्मार्ट टूल्स के जरिए हम देखते हैं कि तालीम ज़्यादा काबिल रसाई और ज़्यादा इफेक्टिव बनती जा रही है। कुछ भी चीज़ होती है फ़ौरन से हम रिसर्च कर लेते हैं, हमें पूरा डेटा मिल जाता है। मगर सवाल ये है कि इस तरक्की के साथ कई अहम ऐसे सवाल जन्म लेते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि इससे क्या तालीमी मयार या तलबा की जो तख्लीकी सलाहियत है और जो कि इतना ज़्यादा हम डिजिटल पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, वो मुतासिर तो नहीं हो जाती। इसी टेक्नोलॉजी का एक ख़तरनाक पहलू ये भी है कि डीप फेक की सूरत में हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस नज़र आती हैं जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि आया ये जो वीडियो है ये सच पे मबनी है या फिर ये झूठ पे मबनी है। डीप फेक यानी कि जाली तस्वीर, जाली वीडियोस, इन्होंने लोगों को बड़ी मुश्किल में फंसा दिया शाहजेब। अभी जैसे कि रिसेंटली मेरे साथ हुआ ये कि जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो फेक अकाउंट्स बनाए गए, उसमें मेरी पिक्चर लगाई गई और लोगों को ये बताया गया कि ये मेरे अकाउंट है। और मेरे ख्याल में हमें यही समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि अगर किसी को इस तरह से किसी भी डीप फेक का सामना है तो उसको क्या करना है, उसको अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करानी है, उसको किससे रुजू करना है। तो आज के प्रोग्राम में हम एआई के तालीमी इस्तेमाल पर, इसके फ़वाइद, मुमकिन नुकसानात और डीप फेक जैसे संजीदा चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि डीप फेक वीडियोस किस किस्म की हो सकती हैं। मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा एआई वर्जन। आज का मौजू है कि एआई का इस्तेमाल तालीम में कितना असरअंदाज कर रहा है। महक, अब सुनते हैं आपकी राय, यानी आपका एआई वर्जन। जी शाहजेब, एआई का इस्तेमाल ना सिर्फ तालीम में बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहा है। जैसे कि मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, मगर आपके सामने एआई की मौजूदगी भी वाज़ेह है। तो महक, आप और मैं तो ये जानते हैं कि ये एआई जनरेटेड है और ये डीप फेक है, लेकिन बहुत सारे हमारे नाजरीन जिन्होंने हमें पहले ना देखा हो या हम सोशल मीडिया पर ये अपलोड करें तो शायद नहीं लगेगा कि ये शाहजेब है या महक। बिल्कुल, फर्क करने में, डिफरेंशिएट करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, हमारे इसमें एक चीज ये है कि आप अगर बहुत कीनली ऑब्जर्व कर सकते हैं तब आपको पता चलेगा कि आया किसी की भी जो वीडियो है वो फेक है। वो बहुत से लोग नहीं कर पाते डिफरेंशिएट। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। असद बेग साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, सरबराह मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, वो मीडिया लिटरेसी और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ में डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट सारा इमरान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। असद बेग साहब, पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगा और हम ये समझना चाह रहे हैं कि आम शहरी अगर कोई डीप फेक वीडियो देखता है, कोई एआई जनरेटेड वीडियो देखता है, वो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता है रियलिटी से और एक डीप फेक से? कोई ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो हम आम शहरियों तक पहुँचा सकते हैं? देखिए, इन जनरल पहली बात तो ये है कि मुश्किल काम है और हमें ये समझने की जरूरत है कि जो टेक्नोलॉजी है, जिन एल्गोरिदम्स के थ्रू ये डीप फेक कंटेंट बनाया जाता है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वो बेहतर से बेहतर तरीके के होते जा रहे हैं। हम जो टूल्स बनाते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको भी अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक दिन बाद कोई ना कोई एल्गोरिदम इवॉल्व हो जाता है, एक नए तरीके से डीप फेक कंटेंट बनाना शुरू हो जाते हैं। तो जहां तक रही बात इसकी कि टूल्स को इस्तेमाल किया जाए डीप फेक कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी से तरक्की हो रही है एल्गोरिदम्स में, टेक्नोलॉजी में, कि वो टूल्स अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकेंगे जहां पे वो आपको 100% ऑफ द टाइम्स ये बताएंगे कि ये फेक है या सही है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात जो आपने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, पहले हम डीप फेक्स की बात करेंगे, फिर ऑब्वियसली एजुकेशन की तरफ आएंगे। देखिए, ये जो काम है इसका ताल्लुक है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी से या एआई लिटरेसी से। उसका मतलब ये है कि आम लोगों के पास वो बेसिक स्किल्स होनी चाहिए कि उनको पता हो कि डीप फेक बनती हैं, कैसे बनती हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है लोगों को टारगेट करने के लिए। आपकी जो को एंकर है अभी वो बता रही थी कि उनके फेक अकाउंट्स बनाए गए एंड सो ऑन। द प्रॉब्लम है कि इन सारी चीजों का लोगों को नहीं पता कि ये इस्तेमाल होता है और ये इस तरह से चीजें चलती हैं।
तो उसका मतलब ये है कि मेरी वालदा फॉर इंस्टेंस जब भी कोई वीडियो देखती हैं, वो डीप फेक कंटेंट होता है, तो वो कहती हैं वो देखें वो तो मुझे फेसबुक पे नजर आई थी, वो तो असली वीडियो असली बात है। लेकिन तो उनको ये नहीं पता लगता। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट वैसे ही इतना कम है कि फिर हम मीडिया लिटरेसी की जब बात करते हैं तो आई थिंक वो मजीद कम हो जाती है परसेंटेज कि हम कितने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, कितने लोगों को ये समझा सकते हैं कि आपने इन वीडियोस से धोखा नहीं खाना और ये फेक वीडियोस हैं। लेकिन यही तो सवाल है ना जी, कि फिर हम जब एआई की बात करते हैं, अच्छा ये दूसरा आपने बड़ा अच्छा बात किया। देखिए आई एम ऑल अप फॉर एआई बूम। हमारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जहां पे हम एआई को पुश करते हैं बहुत एग्रेसिवली, एक्टिवली, हर जगह पे, राइट। बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट की बात आती है ना, तो वो एआई बूम पे जरा ज्यादा फोकस करते हैं और एआई लिटरेसी पे और एजुकेशन वाली साइड पे कम फोकस करते हैं। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं ना किसी भी टेक्नोलॉजी की, तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। हमने सोशल मीडिया देखा ना, आपने फॉर इंस्टेंस शुरू में जब सोशल मीडिया आया, एवरीबॉडी वाज बूमिंग अबाउट इट कि बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गया। लेकिन हमने देखा ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। हमने देखा कि अच्छा इम्पैक्ट तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि उसने हार्म्स किस तरह से क्रिएट किए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, स्पेसिफिकली मिनॉरिटीज। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें जिन पे फोकस करना। आपने बिल्कुल सही बात की कि एआई लिटरेसी और मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी पे सैडली फोकस नहीं हो रहा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। और इस पे असद साहब अब जरूरी है कि इस पे स्टेप्स लिए जाएं ताकि लोगों को हर तरीके से एजुकेट किया जाए। सारा साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि डिजिटल राइट्स एक आम इंसान के है क्या, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे ये राइट्स हैं, मुझे ये करना है, इस तरीके से मुझे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है। जी थैंक यू महक। सबसे पहले हम डिजिटल राइट्स की अगर बात करें कि एक आम सोशल मीडिया यूज़र या एक आम किसी भी डिजिटल आप प्लेटफॉर्म को अगर यूज़ कर रहे हो, तो आपके चंद राइट्स हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या पाकिस्तान के जो डिफरेंट कवानीन हैं उनके तहत आपको मिलते हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा राइट जो आपका है वो है राइट टू प्राइवेसी। अब इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है या आपका पर्सनल डेटा है या जो भी आप अपलोड कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसमें आपकी प्राइवेसी का आपको राइट मिलता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है या आपकी पिक्चर्स हैं या आपकी पोस्ट्स हैं वो कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। तो इसके लिए कई कवानीन भी हैं पाकिस्तान में, मसलन के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, पीका, जिसको हम पीका भी बुलाते हैं। उसके अंदर आपकी प्राइवेसी को वो प्रोटेक्ट करता है कि अगर किसी ने आपकी परमिशन के बगैर आपकी तस्वीर, आपकी जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं उनको किसी इस तरह से यूज़ किया कि आपकी मॉडेस्टी में कोई वो हो रहा है, आपको मसला हो रहा है या आपको डिफेम किया जा रहा है, आपकी डेफेमेशन हो रही है या कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, कोई फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो पीका और पीपीसी जो दो लॉज हैं उनके तहत आपको आपके खिलाफ जिसने भी आपके खिलाफ ये किया उनको क्रिमिनलाइज किया जाए। अच्छा असद बेग साहब, मैं एक पॉइंट यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपकी MMFT है, अब वो जर्नलिस्ट को ट्रेन कर रही है, ख़ासतौर पर उनको AI के हवाले से, टूल्स के हवाले से जो एक लिटरेसी है वो आप लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब जर्नलिस्ट ट्रेन हो जाएंगे तो फिर जब लोग रसाई उनकी इंफॉर्मेशन तक होती है वो जर्नलिस्ट के थ्रू होगी, क्रेडिबल सोर्सेज के थ्रू होगी, तो ऑटोमेटिकली एक इम्पैक्ट हम देखेंगे कि जो बेहतर और सच न्यूज़ होंगी वही लोगों तक पहुंचेंगी। जो ऐसे क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है वहां से अगर हम रसाई बंद कर देंगे लोगों की इंफॉर्मेशन की, तो खुद ब खुद हम देखेंगे कि सोसाइटी में जो फेक न्यूज़ हैं, डीप फेक न्यूज़ हैं, उसमें हम कमी देख सकते हैं। आपको लगता है कि फिर बहुत ज़रूरी है कि तमाम जर्नलिस्ट को, क्रेडिबल जो इदारे हैं जहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनको ट्रेन किया जाए कि एटलीस्ट वो ये जान सकें कि हमने किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है फेक वीडियोस में? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए सहाफियों को हम अंग्रेजी में कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन गेट कीपर्स हैं, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और एक फाइनल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट बना के दुनिया को देते हैं या लोगों को समझाते हैं। वैसे आपने देखा होगा जब भी कहीं पे खुदा न खास्ता कोई टेररिज्म का इंसिडेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो, तो हम बजाय सोशल मीडिया की अफवाहों के हम कोशिश करते हैं कि कोई क्रेडिबल न्यूज के इदारे की वेबसाइट समा खोलें, इंटरनेशनली कोई। तो सहाफियों का ये काम है कि वो इन्फॉर्मेशन को गेट कीप करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो फैक्ट चेकिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जिस तरह अभी आपकी को एंकर बात कर रही थी कि उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही थी, यहाँ पे ही वो सहाफियों का काम होना चाहिए कि वो उसको फैक्ट चेक करें और उसके बारे में ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टिगेट करें बल्कि पूरी एक स्टोरी बनाएं कि ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से फेक वीडियोस चलेंगे एंड व्हाट नॉट। तो इसीलिए आप यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ये सहाफियों का काम है और आम लोगों से ज्यादा सहाफियों को समझने की जरूरत है कि डीप फेक कंटेंट को किस तरह। सारा मैं आपसे यहाँ पर चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को आप जरा स्टेप बाय
बाय स्टेप बताएं कि अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाकया होता है, जैसे कि महक के साथ अभी हुआ रिसेंटली, कि तो कोई हमें फेक तो नॉलेज अकाउंट, थी ना कि हमने क्या करना है, लेकिन अगर एक आम शहरी को नहीं पता या घर में बैठी किसी खातून को नहीं पता कि उसके अकाउंट से चीजें इस तरीके से लीक हो रही हैं या कहां से इनिशिएट करें? एग्जैक्टली जी, अगर यही मसला आता है कि जो आम यूज़र है सोशल मीडिया, उसको पता नहीं होता कि अगर हमारे खिलाफ कोई किसी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस तरह की डीप फेक्स या कोई वीडियोस या हमें ही इम्पर्सनेट करके कोई और बन गया हमें, तो हम आगे से किस तरह से इसको फिक्स करें या किस तरह से हम मदद की तरफ जाएं। तो हमारी जो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है, उनकी अपनी एक हेल्पलाइन है, डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 0800 39 393। तो इस पे हमें कई सारी कॉल्स आती हैं, आम औरतों की भी, आम पाकिस्तानियों की कॉल्स आती हैं जो जिनको इसी तरह के डीप फेक्स या हैकिंग या साइबर हरासमेंट या साइबर बुलिंग के केसेस आते हैं। तो हमें जब वो कॉल करते हैं तो हम उनको खुद भी बताते हैं कि वो अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करें और फिर लीगली वो किस तरह प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें, सबसे पहले आप अपने आप को खुद किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपकी, जैसे अगर इंस्टाग्राम पे किसी ने आपको इम्पर्सनेट किया या आपकी लीक की पिक्चर्स, या महक आपकी जैसे अगर फेसबुक पे फेक प्रोफाइल फेक आईडी तो बनाए आप प्लेटफॉर्म को जी, फेक आईडीज की आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद रिपोर्ट करें, सेल्फ रिपोर्ट करें, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि जब आप हमें कॉल करके बताती हैं तो हम प्लेटफॉर्म्स के साथ ट्रस्टेड फ्लैगर्स या ट्रस्टेड पार्टनर्स के उसमें हैं कि हम उनको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ हुई है, ये आपका केस, आप जो भी हमें बताएंगे, तो हम उनके साथ डायरेक्टली एस्केलेट करते हैं कि इसको टेक डाउन करें, क्योंकि इससे किसी का रेपुटेशन खतरे में हो सकती है या जान भी खतरे में हो सकती है। हाँ, जैसे हमने देखा भी ना पिछले दिनों बहुत सारे टिकटॉकर्स ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्ट भी किया लेकिन वो फिर अपनी जान से भी गए। अच्छा साहब, आपकी तरफ आते हैं, दो मेन चीजें बड़ी जरूरी है, एजुकेट करना, अवेयरनेस देना, मुझे लगता है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इन दोनों के लिए स्टेप्स होने क्या चाहिए? अपने अपने तौर पर तो हर शहरी ये जिम्मेदारी अदा करने के लिए शायद तैयार हो जाए, गवर्नमेंट के इदारों को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पे जैसे कि अभी हमें सारा भी बता रहे थे ना, क्या हमारे राइट्स हैं, इस तरह हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ी सी एजुकेशन के साथ साथ एक बात और ऐड करूंगा इसमें। जब प्लेटफॉर्म्स पे इस किस्म का कंटेंट जाता है तो प्लेटफॉर्म्स का इन जनरल रिस्पांस, और सारा भी बताएंगे ऑब्वियसली बिकॉज उसका भी एक्सपीरियंस है इस पे, प्लेटफॉर्म्स का इन जनरल रिस्पांस उस पे बहुत वीक होता है। हमने ये देखा कि वो कैंपेन्स चलती रहती हैं ट्विटर पे भी, टिकटॉक पे भी, हर जगह पे भी। जब वो डैमेज हो चुका होता है 4-5 दिन बाद, तो उसके बाद फिर वो अगर कुछ करना होता है तो उन्होंने करते हैं। तो एक तो बात ये है कि गवर्नमेंट को भी, प्लेटफॉर्म्स को भी इस पे जीरो टॉलरेंस रखनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली उन जगहों पे जहां पे किसी की रेपुटेशन को, और रेपुटेशन से मुराद मेरी सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया, अगर आपने किसी को बॉडीली हार्म पहुंचाने की कोशिश की है उसके कंटेंट के थ्रू, मसलन अगर आप खातून को ब्लैकमेल कर रहे हैं और फॉर इंस्टेंस या उनको हरास कर रहे हैं, तो जहां पे ये चीज इन्वॉल्व हो वहां पे जीरो टॉलरेंस होनी, ये नंबर एक। नंबर 2, लॉ इन्फोर्समेंट की बात, आपने गवर्नमेंट के इदारों की बात, देखिए हमारे जो कवानीन है अभी उनमें प्रॉब्लम्स भी हैं। पैका में फॉर इंस्टेंस हमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जब पैका की बात करेंगे तो उसमें किसी भी किस्म का डीप फेक कंटेंट क्रिमिनलाइज्ड है। सही है। और गवर्नमेंट को यहाँ पे डेफिनेटली पुश करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स को, कि वो जब भी इस किस्म का कंटेंट एनकाउंटर करें उस पर रिस्पॉन्ड करें, राइट। ये वो चीजें हैं जो कि हमें करने की जरूरत है। और इन जनरल गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्लेटफॉर्म्स की तरफ से भी हमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए इस पे, स्पेसिफिकली जहां पे डीप फेक से किसी को हरास करने की, खवातीन को, मिनॉरिटीज को, या किसी भी ऐसे वल्नरेबल ग्रुप को पाकिस्तान में उनको कोशिश की जा रही है उनको दबाने की, क्योंकि उसके अलावा काम नहीं चलेगा। अच्छा, 5 साल में एल्गोरिथम्स बहुत सस्ते हो जाएंगे। मैं लीगल प्रोसीजर के लिए सारा वापस आपकी जानिब आऊंगा। एक तो आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, जो आप बता रही थी कि लीगल प्रोसीजर क्या होगा। सेकेंडली, फिर जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो कौन से इदारे हैं, क्या किसी के साथ अगर ऐसा हो तो वो NCCI से रब्ता कर सकता है, अगर वहां पर वो शिकायत दर्ज कर सकता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? जी बिल्कुल। तो जो दूसरी बात थी मेरी वो ये थी कि हम प्लेटफॉर्म्स के अलावा लीगल जो पाकिस्तान के लॉज हैं उसके मुताबिक भी आप अपने आप को रिड्रेसल या आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो उसमें एक पहले FIA साइबर क्राइम विंग होता था जो कि अब NCCI बन चुका है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो उसको आप कंप्लेंट करते हैं, उसके अंदर अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं और फिर आपका केस एक प्रॉपर बिल्ड होता है। और वो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कोर्ट्स तक भी जाते हैं, जिनके अंदर आपको फिर एविडेंस, स्क्रीनशॉट्स, आपको ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि आपके साथ कुछ भी हो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखें, क्योंकि वो एविडेंस कोर्ट्स में होते हैं। हाँ, तो जब हमारी हेल्पलाइन को आप कॉल करते हैं तो हम आपको लीगल गाइडेंस और लीगल हेल्प भी देते हैं। कुछ हमारे जो प्रो बोनो लॉयर्स हैं, अब और नहीं के नाम से एक हमारा
प्रोबोनो लॉयर्स का एक नेटवर्क है जो आपके साथ कोर्ट्स तक भी जाते हैं। और जिन लोगों अच्छा क्योंकि सारा, आम आप लोगों को लोग ये तो पता कोशिश नहीं। कर रहे हैं कि आप लोगों के जो ऑलरेडी ये नेटवर्क्स हैं, आप लोग गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें और इस तरीके का एक नेटवर्क बनाया जाए और गवर्नमेंट को इवन सजेस्ट भी किया जाए, जैसे आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं, कि किस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं इस तरह के केसेस को और किस तरीके से लोगों को एड्रेस किया जा सकता है उनकी कंप्लेंट्स पर। जी बिल्कुल, हम लोग FIA, और जो कि FIA पहले होता था अब NCCIA है, तो NCCIA उनको हम लोग चूंकि हमारा बार बार उनके साथ राब्ता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस लोगों के आते हैं, तो उनको एक पता है कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की तरफ से जो केसेस आ रहे हैं उनकी क्या नौयत है और वो किस तरह से सेंसिटिव केसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक ताल्लुक बना हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी जिससे हम उनको रिपोर्ट्स करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा असद साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक सवाल ये भी है, चले आपने अपना केस तो फाइल कर दिया, अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करें तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे डीप फेक जैसे जुराइम से निपटने के लिए तैयार हैं? इतनी ट्रेनिंग उन्हें दी गई है या हो रही है? क्योंकि जाहिर है अब जुर्म भी तो एडवांस हो गया है, फिर ट्रेनिंग भी एडवांस होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत थोड़े रिसोर्सेज हैं हमारी गवर्नमेंट के पास या लॉ इन्फोर्समेंट के पास डीप फेक कंटेंट से डील करने के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्राइमरली उनको डिपेंड करना पड़ता है सोशल मीडिया कंपनीज पे, राइट, जो कोऑपरेशन जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं उन पे, बिकॉज उसके बगैर वो नहीं हो सकता। इन जनरल हमने ये देखा है कि जो कॉर्पोरेशंस के साथ डीलिंग्स हैं गवर्नमेंट की, वो बहुत पोलिटिसाइज्ड होती हैं। when it comes to harm, when it comes to actually providing, आपका फॉर इंस्टेंस मैं जिस तरह आपका केस था, इस किस्म के केसेस में जो कोऑपरेशन होती है वो जरा कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में चली जाती है और एक्चुअली जो कोऑपरेशन होती है वो पोलिटिसाइज हो जाती है। तो ये वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा कि जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी और आई एम श्योर DRF की जो मेरी कॉलीग है वो भी बताएंगी, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, अगर आपको वो नजर आ गई है चीज, तो आप उसको फ्लैग करें और उसके बारे में पोस्ट करें कि मेरे बारे में ये एक डीप फेक कंटेंट है, ये मैं नहीं हूं। Exactly, मैंने पहला स्टेप असद साहब यही उठाया था कि मैं सोशल मीडिया पे गई और मैंने जाके जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जितने भी मेरे साथ लोग इन टच, मैंने सबको बताया कि जो मेरे पेजेस हैं वो सब वेरीफाइड हैं और ये बताना जरूरी था। लेकिन असद, यहाँ पर एक बात आप मेंशन कीजिए कि जो दीगर ममालिक हैं जहां पर इस तरह से क्राइम्स, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, वो किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान उनसे क्या सीख सकता है, किस तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है? देखिए, इन जनरल पूरी दुनिया इससे डील कर रही है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे जो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक है या हमारे रीजन के लिए स्पेसिफिक है। डीप फेक का कंटेंट पूरी दुनिया में, आप देखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज से बहुत साल पहले ये बताया था कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो डेंजर है। तो ये दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल क्राइम्स की भी यहाँ पर बात हो जाए कि जब डेटा प्रोटेक्ट नहीं होगा तो फाइनेंशियल क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या तरीकेकार होना चाहिए एक हर इंडिविजुअल का कि वो अपना डेटा इस तरीके से प्रोटेक्ट करे कि फाइनेंशियल क्राइम भी उसके साथ ना हो, क्योंकि जो डेटा हमारे पास है फाइनेंशियल क्राइम्स का वो बेहद उसमें इजाफा हो रहा है, हर साल हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल क्राइम्स टॉप द लिस्ट जो हमें कॉल्स या कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आप जो चीज़ कर सकते हैं वो अपने आप को आप खुद प्रोटेक्ट इस तरह करें कि अगर कोई भी आप ऐप डाउनलोड करें, जैसे ऐप स्टोर से आप करें, तो उसमें वो चंद परमिशंस आपसे लेते हैं, तो लोग येस टू ऑल करके उसको ओके कर देते हैं और फिर पता नहीं होता कि वो आपकी गैलरी भी उसमें आपको परमिशन दे रही है। अगर कोई लूडो स्टार जैसी ऐप है, वो आपकी गैलरी में उसको क्या जरूरत है उसकी परमिशन देने की, तो आप परमिशंस अपनी चेक करें ऐप की। दूसरा ये कि अगर कोई आपको ऐसी लिंक सेंड करे या ऐसा कोई मैसेज सेंड करे कि ओ क्लिक दिस लिंक, या आजकल मुझे ये बहुत आ रहा था कि आपका ई चालान आ गया है, और हालांकि मैं ना गाड़ी चलाती हूँ ना मेरे पास कोई गाड़ी है, कि आपका ई चालान आ गया, इस लिंक पे क्लिक करें और आपका ई चालान खुल जाएगा। तो इस तरह के कोई भी अननोन नंबर्स या अनऑथराइज्ड नंबर्स या इवन आपके अपने भी लोग कोई सस्पिशियस मैसेजेस में आपको लिंक्स भेजें, तो उन लिंक्स पे बिल्कुल ना एहतियात आपने खुद करनी है, और जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बेहद शुक्रिया। सारा इमरान हमारे साथ मौजूद थी और असद बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डीप फेक की, और अब हम बात करना चाहेंगे कि एआई इन एजुकेशन, एआई का क्या किरदार है एजुकेशन के अंदर, वो अच्छा है बुरा है, किस हद तक अब बढ़ गया है कि बच्चों की जो लर्निंग है, इवन जो क्लासरूम्स हैं
वो AI पावर्ड होते जा रहे हैं महक, और बहुत तब्दीली आ रही क्लासरूम्स में। चलिए, अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि इंटरनेशनल चैलेंजेस को आपने बीट करना है, क्योंकि जाहिर है जब आप पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब इस वक्त हमें जो हमारे पैनल में ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर सुंदस हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, AI एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर आतिफ अशरफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अब डॉक्टर साइमा कुलसूम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, रीजनल हेड पाकिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। हाँ डॉक्टर सुंदर साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप तो चूंकि AI पढ़ा भी रही हैं और फिर ये कि AI की आप एक्सपर्ट हैं, बच्चों का इंटरेस्ट, और दूसरा ये कि अभी जैसे मैंने बात की ना कि चैलेंजेस को बीट करना बड़ा ज़रूरी है, आपको क्या लगता है कि AI इन एजुकेशन कितना ज़रूरी हो चुका है? AI में देखें, अब हम कह सकते हैं वी आर इन द एरा कि हम ब्लैक बोर्ड की बजाय स्मार्ट बोर्ड की तरफ जो है वो मूव कर चुके हैं। और स्टूडेंट के इंटरेस्ट की जैसे आपने बात की, तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो जो है वो AI टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें, डिफरेंट AI मॉड्यूल्स यूज़ करें, और उनको यूज़ करते हुए वो अपने डेली रूटीन के टास्क जो हैं वो इनको कंप्लीट करें। और मतलब वो बहुत ट्राई करते हैं कि क्लासरूम्स में जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अपनी असाइनमेंट्स वगैरह को कंप्लीट करें, या उनकी हेल्प लेके डिफरेंट अपने डेली टास्क जो हैं वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आतिफ साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारा तालीमी निज़ाम या जो तालीमी मयार है बेसिकली वो बेहतर हो रहा है इस AI को इस्तेमाल करते हुए? या जब हम ये रिसर्च भी देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, मैंने ये पढ़ा भी कि ऐसी भी रिसर्च कोई सामने आई है कि जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग है, जो बच्चों की सोचने समझने की सलाहियत है AI टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, वो कम होती जा रही है। तो फिर हम क्या कहें, क्या AI को इस्तेमाल करना हमारे बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, या ये हमें एक गलत रास्ते पर लेके जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये एक एकेडमिक डिबेट है कि यूज ऑफ AI किस तरह का होना चाहिए। देखें, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है वो हम सबको अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी होंगी, इसके लिए हमें इसका एथिकल यूज जो है AI का वो भी करना होगा, और स्टूडेंट्स को एम्पावर करना होगा कि किस तरीके से AI को यूज करना है और कैसे इसको एक्नॉलेज करना है। AI ने हमारा बहुत सारा काम आसान कर दिया है, इसको हम लेकिन यूज करने के ऊपर है। ये ज़हन में रखना चाहिए हमें हम सबको एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट्स, कि व्हेन वी यूज AI वी शुड कीप इन आवर माइंड कि हम AI को यूज कर रहे हैं एज असिस्टेंट, अपना टाइम सेव करने के लिए। अपना जो वर्कहॉलिक काम है उसको आप मशीन से करवा रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि AI आपको यूज करना स्टार्ट कर दे। जैसे आपने बात की क्रिटिकल थिंकिंग की, तो नो डाउट जो लर्निंग होती है वो हमेशा थिंकिंग के थ्रू ही होती है। थिंकिंग जर्नी जो है वो आपकी लर्निंग को असेस करता है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आप लर्न करेंगे, और उतना ज्यादा आप न्यू एनवायरनमेंट में अपनी लर्निंग को अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट को एक रेडीमेड चीज मिल जाती है, प्रोडक्ट मिल जाती है, वो AI को यूज करते हुए अपनी एक असाइनमेंट कर लेता है, अपना एक प्रोजेक्ट कर लेता है, लेकिन उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो माइनस हो जाता है। तो हमें प्रोडक्ट पे फोकस करने की बजाय हमें प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। एज अ टीचर हम कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ साहब, ये कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चे तो होते हैं ना, जैसे हम भी अपनी अगर यूनिवर्सिटी टाइम की बात करें तो हम कहते थे कहीं से कॉपी कर लें और काम करते हैं। जब हमारा टाइम था हम रिसर्च पे फोकस होती थी कि ठीक है जी, एक चीज़ के बजाय हमें 10 चीज़ें हमारे आगे खुली होती थी और फलानी जगह से भी डेटा ले लिया, फलानी जगह से ले लिया। अब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि फौरन आपने लिखा, क्लिक किया और आपके पास चीज़ आ गई। डॉक्टर साइमा साहब, आपकी तरफ आते हैं। ठीक है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छी बात है कि आप इंटरनेशनल चैलेंजेस को बीट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्यूचर को आप तैयार करें, लेकिन इसका इम्पैक्ट गलत भी हम देख रहे हैं। जैसे कि बात भी होती है ना कि अगर एक चीज़ है उसका अच्छा इस्तेमाल है तो उसका बुरा भी इस्तेमाल। डॉक्टर आतिफ ने जैसे कहा ना कि एथिकल यूज क्या हो सकता है फिर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक वेरी पर्टिनेंट टॉपिक, और आप यकीन करें कि पिछले 2 दिन से हम यही कर रहे हैं। एथिकल यूज पे मैं एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडी है वो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन है। HEC की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एग्जिस्ट करती है 20 पेजेस की, तो वो हमें एज ए कमीशन सारों को पढ़नी चाहिए, जो कि AI का एथिकल यूज बताती है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने शेयर की रिसेंटली। अच्छा, अब जब एथिकल यूज की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली चीटिंग तो है, फ्रॉड तो उसमें हमें मिलता है कि फॉल्स एविडेंसेस भी हैं, मैनिपुलेशन ऑफ असेसमेंट भी है, लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर, उनको नहीं पता कि वो यूज कैसे करना है। आई थिंक स्टूडेंट्स से ज्यादा बीइंग ए टेक्नीशियन हमें ट्रेन होने की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए और हमें उनको प्रॉम्प्टिंग सिखानी है, एथिकल प्रॉम्प्टिंग, कि आपने इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है, आपको चाहिए क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अभी मैंने एक असाइनमेंट डिजाइन की है, मैंने उनसे कहा कि आप AI की हेल्प लेंगे और आप उसकी असाइनमेंट डिजाइन करेंगे, और फिर मैंने उसमें एथिकल का पार्ट रखा है।
कि वो एथिकल कैसे होगा, उसकी एवेल्यूएशन कैसे होगी। तो वो जो सर ने बात की थी ना हाउ वाली, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारी पहले हम पे आती है। देखिए हम इन्फॉर्म्ड हैं, वो तो बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, उन्होंने हमसे सीखना है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना है। हमें रिस्पॉन्सिबल होना है। डॉक्टर सुंदस, मैं यही पॉइंट आपकी तरफ लाऊंगा कि हम रिस्पॉन्सिबल कैसे होंगे। एक टीचर कैसे जज करता है कि जो बच्चा है वो एआई का किस हद तक इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो एथिकल बाउंड्रीज के अंदर है या नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि क्या टीचर्स को भी एजुकेट किया जा रहा है कि वो एथिकल बाउंड्रीज क्या हैं, जिसमें होते हुए टीचर्स ने एजुकेट करना है बच्चों को एआई का इस्तेमाल करते हुए। जी बिल्कुल, इसके लिए हम जो अपनी असेसमेंट्स हैं करना पड़ेगा, उनको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो ट्रेडिशनल असेसमेंट्स की बात करें, स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको जाते हैं, सिंपल एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वो पूरी की पूरी असाइनमेंट बना के जनरेट कर देता है और स्टूडेंट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी असेसमेंट को रीडिज़ाइन करें और उनको स्मार्ट असेसमेंट जो हैं दें। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उनसे ये पूछा जा सकता है, जब भी एक्चुअली में ये टेस्ट करना है, चीटिंग कैच करना हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। ये फोकस होना चाहिए कि उनका लर्निंग कितनी हुई है, उसमें क्या लर्निंग प्रोसेस था। उसके लिए उनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से वो असेसमेंट करके लाए हैं, ये पूछा जा सकता है कि अगर इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया जाए तो फिर आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उनका जर्नी देखा जा सकता है कि क्या उनकी लर्निंग थी। अगर तो वो है, वो उसको अंडरस्टैंड करके आए हैं, तो उनको गाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर उनकी लर्निंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग वाले पार्ट पे नोट ही नहीं किया, दे आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग। और सेकंड जो आपने बात की कि टीचर्स को एजुकेट करना, बिल्कुल टीचर्स की जो है वो ट्रेनिंग एआई की गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी हो रही हैं। डिफरेंट इदारे जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि कैसे टीचर्स अपने काम को, और ये बड़ा जरूरी है आसान डॉक्टर बना साहिबा सकते कि हैं। अगर टीचर्स ही वेल ट्रेन नहीं होंगे तो वो बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे। डॉक्टर आतिफ, आपकी तरफ आते हैं। बच्चों के डेटा को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए एआई का यूज नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी से रिलेवेंट उनका जितना भी कोई उठते बैठे चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हमें क्या करना है। से आप हेल्प ले लेते हैं, किसी दोस्त के साथ आप शेयर नहीं करे, चैट जीपीटी के साथ आपने शेयर कर दिया। तो इस तरह किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्शन दी जा सकती है उनके डेटा को। देखिए, जिस तरह लर्निंग की बात आप करी थी ना पहले के, हमने पहले बात की थी बच्चों को कैसे आप कन्विंस करें और किस तरह उनकी असेसमेंट करें कि क्या जो वो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने असाइनमेंट दी है, क्या वाकई वो उसको समझ चुके हैं कि नहीं। तो इसका तरीका बड़ा आसान है। आप कभी भी उन्हें ये काम ना दें कि आप घर से काम कर रहे हैं और ये इस तरह से आप एक प्रोडक्ट मांग लें। आप उनसे प्रोसेस का पूछें। क्लासरूम्स एक्टिविटीज ऐसे डिजाइन करें जो कि उनकी लर्निंग को लोकलाइज करे। यू कैन यूज केस स्टडीज, यू कैन यूज मोबाइल फ्री, आप उन्हें मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट दें क्लासरूम्स के अंदर और उन्हें आप एक केस स्टडी दें और देन आस्क देम टू डू इट यूजिंग योर थिंकिंग एबिलिटी। क्रिटिकल थिंकिंग को अडॉप्ट करें। और हमें जिस तरह मैम बात कर रही थी, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से हमें अपनी असेसमेंट को रीडिजाइन करना पड़ेगा और हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो हमारे हाईएस्ट लेवल्स हैं, जिसमें आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या अप्लाई करते हैं, वहां तक जाना पड़ेगा। अब रिमेम्बरेंस और आइडेंटिफिकेशन वाला असेसमेंट हमें उससे दूर जाना पड़ेगा। हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में हम सिर्फ मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं, उनकी एबिलिटीज टेस्ट नहीं कर रहे। और एबिलिटीज टेस्ट करने का वाहिद तरीका क्या, प्रोसेस का पूछें उनसे। तो क्लासरूम्स की एक्टिविटीज डिजाइन करें मैक्सिमम, ताकि उनको उस प्रोसेस से गुजारा जाए। और उनसे बाद में आप वाइवा रखें, क्वेश्चन अगर आप असाइनमेंट दी है आपने और उसने बच्चे ने घर में कर भी ली है, तो आपको सबमिट करवा दिया, देन यू हैव टू कंडक्ट शॉर्ट वाइवा। आप उससे पूछें, 2 क्वेश्चन करें, उधर ही एक्सपोज हो जाएगा अगर उसने एआई यूज किया होगा। यानी पेरेंट्स, टीचर्स सबको विजिलेंट होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखना भी एडवांस होना चाहिए। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा और हम जैसा कि आप बात कर रहे हैं ना क्लासरूम्स की, लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे अब होमवर्क करना हो, किसी किस्म का कोई भी काम करना हो, कोई स्किल सीखना हो, कोई बात पूछनी हो, इवन लर्निंग हो, वो सब चैट जीपीटी और एआई जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू वो कर रहे हैं। इससे उनकी सोचने की, जो समझने की सलाहियत है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो किस हद तक मुतासर होती है। और सेकेंडली, जैसे कि ये बात हो रही थी ब्रेक से पहले, कि जो मेमोरी टेस्ट है वो ख़त्म किया जाए और जो आपका एबिलिटी टेस्ट है वो क्लासरूम्स में लिया जाए, कि आपके क्लासरूम्स को एआई पावर्ड करके बेहतर बनाया जाए। उसका जो एनवायरनमेंट है वो हमें चेंज करने की जरूरत है। इस हवाले से जरा आप रोशनी डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें आज हम यूके से कुछ लोग आए हुए थे, यही हम बात कर रहे थे कि क्या 10 साल के बाद हमारी जो आपकी फैक्चुअल और प्रोसीजरल मेमोरी है,
क्या वो इंसानों की फेड ऑफ हो जाएगी? बिकॉज हम तो वो असेसमेंट भी अब कह रहे हैं कि निकाल दें, लेकिन क्यों निकाल दें? जो हमें पता होगा तो पता नहीं होगा, और क्या जो हमें पता होगा वो झूठ होगा, और या फिर हम उस पर रिलाई करेंगे? तो आई थिंक एज ए साइकोलॉजिस्ट ये तो फॉर मी इट्स अ बिग नो, लेकिन इट्स अ चैलेंजिंग। अभी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी दी है हमें। हो क्या रहा था, साइकोलॉजिकल हार्म जब आ रहे थे, क्रिएटिविटी पे तो हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा कि इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसके अंदर एंजाइटी है, रेपुटेशनल डैमेज है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, डीप फेक हरासमेंट के इश्यूज आ रहे थे। सो उन्होंने हमारे जो चैट बॉट्स हैं उनको तो क्लियरली मना किया है कि आप सेल्फ हेल्प के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी आप उसको नहीं यूज करते। As far as the critical component of education is concerned, definitely for that matter again I would say कि टीचर को ज्यादा इंटेलिजेंट होना है। बिल्कुल, जाहिर है जब टीचर इंटेलिजेंट नहीं होंगे या वेल एजुकेटेड नहीं होंगे, डिलीवर क्या करेंगे? डॉक्टर सुंदर साहब आपकी तरफ आते हैं। हम कहते हैं जी कि बच्चों को एक अच्छा माहौल देना बड़ा ज़रूरी है ताकि बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ें, नई चीज़ें सीखें, लेकिन क्या नई चीज़ों के लिए इदारा या जिस जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतने इक्विप्ड हैं कि वो उन चीज़ों को बीट कर सकें? जो बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है जी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। इसके अलावा इदारे कंटिन्यूसली कोशिश में लगे हुए हैं कि वो बेहतर से बेहतरीन सहूलियात जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, और स्टूडेंट्स भी जो है दे आर कीन टू लर्न। उन्हें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो उनको कैसे यूज़ करते हुए अपनी लर्निंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा वो अपने एंड पे डिफरेंट ग्रुप्स बना के स्टडी करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करते रहते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं जिनको मैं पढ़ा भी रही हूँ वो खुद जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उनके अंदर रह के डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स लिखते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिससे उनकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं। फिर उनका वाइवा जब लिया जाता है तो जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये काम वाकई उन्होंने किया है। तो जिस तरह से सर भी बात कर रहे थे कि अगर हम पहले उन्हें कोई असेसमेंट दें और उसके बाद उनकी लर्निंग को टेस्ट करें बाय टेकिंग वाइवा, तो उसे पता चल जाता है कि क्या उनकी वाकई लर्निंग हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए हमें क्लासरूम में भी डिफरेंट केस स्टडीज़ जो है वो देनी पड़ेंगी, उन केस स्टडीज़ को, ताकि वो क्लासरूम में ही सॉल्व करें और उनका आंसर टीचर से डिस्कस करें, ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही है नहीं हो रही। आतिफ साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। फिर जब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को क्या इसी तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, और जो एआई है क्या वाकई वो आने वाले वक्त में रिप्लेस कर सकता है, और जो हमारे टीचर्स हैं ख़ास तौर पर वो आपको लगता है कि वो इतने वेल इक्विप्ड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं एआई को लेकर जितने बच्चे हैं? क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि इस जनरेशन के पास जितनी नॉलेज है एआई को लेकर, टेक को लेकर, वो शायद हमारे टीचर्स के पास इतनी नहीं है। जी, बहुत अच्छी डिबेट है ये। देखें, मेरा ये हाइपोथेसिस है कि एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, इट कैन एम्पावर। और एम्पावर कैसे कर सकती है ये ह्यूमंस ने ही डिसाइड करना है, बिकॉज एआई इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमंस। तो इस तरीके से जब हम एआई का जो यूज करेंगे, जो कि इवन के जब आप कहीं कॉन्फ्रेंस में या किसी जर्नल में आर्टिकल भिजवाते हैं, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना एआई एक्नॉलेजमेंट दें कि आपने कहाँ किस तरह से एआई को यूज किया है। फॉर डेटा फैचिंग के लिए किया है, फॉर लैंग्वेज या पैराफ्रेजिंग के लिए किया है, या करेक्शंस के लिए किया है, या इवन के कोई उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए किया है। तो पूरी दुनिया में अब जर्नल्स भी और यूनिवर्सिटीज भी पॉलिसीज बना चुके हैं कि हमने एआई का यूज किस तरह से करना है। डूज एंड डोंट्स आर वेरी क्लियर नाउ। और जो कि हर गुजरते दिन के साथ एआई में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, इसके मशीन लर्निंग जो है, इनके सॉफ्टवेयर, वो जो टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके फिर अभी भी हमें ये जो चैलेंज है वो हेलुसिनेशन का पेश आ रहा है। बिकॉज एआई जो है वो करती क्या, बेसिकली एआई जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड डेटा है उसको आपकी प्रॉम्प्ट के मुताबिक उसे रीशफल करती है और आपको एक प्रोडक्ट दे देती है, जो कि असेसमेंट आपने करनी है, रिव्यू आपने करना है, इवेलुएट आपने करना है। क्या आप जो डेटा एआई ने दिया है क्या ये वैलिड है, क्या इसके सोर्सेज ऑथेंटिक हैं, क्या जो सोर्सेज मुझे दे रही है, क्या जो साइटेशंस हैं, क्या ये क्रॉस चेक हो सकते हैं कि नहीं हो सकती। तो क्रॉस चेकिंग की बड़ी जरूरत है, जो कि टीचर्स को जरूरी है कि वो इसको एम्पावरमेंट इसकी लें। मीडिया लिटरेसी स्किल्स देखें, एल्गोरिथमिक लिटरेसी की स्किल्स के लेवल्स को डेवलप करें, और अपनी जो एआई टूल्स को करने की जो सीखने की जो सलाहियत है उसको इम्प्रूव करें। आई थिंक जब हम एआई के बराबर आ जाएंगे, हमें एआई के टूल्स का अंदाजा हो जाएगा, तो हम एआई से बेहतर काम ले सकते हैं, और एआई के जो इसका मिस यूज है उसको हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी लिटरेसी के लेवल से उसको हम काउंटर भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में
टीचर्स को भी जरूरत है इसको एआई को अडॉप्ट करके। मैं यहाँ पर एक पॉइंट डॉक्टर सुंदर आपकी जानिब लाना चाहूँगा, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं आतिफ साहब, हमें ये एआई स्किल्स सीखने तो हैं और बहुत तेज़ी से सीखने, लेकिन उतनी तेज़ी से नए हम देखते हैं डेली जो एआई टूल्स हैं वो मुतारिफ कराए जाते हैं दुनिया भर में, रोज़ कोई नई चीज़ आ जाती है। तो इसमें हमें अपनी जो लर्निंग है उसको बहुत तेज़ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसकी पेस को मैच नहीं कर सकेंगे तो शायद हम उन बच्चों से भी पीछे होंगे, हमारे टीचर्स जो कि उनको पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या स्कूल्स में जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये तो बहुत ही एक अच्छी बात की है कि टीचर्स को जो है वो अहेड होना चाहिए बच्चों से। जो भी नए टूल्स आ रहे हैं उनके बारे में उनको पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि टीचर को इन्फॉर्मेशन नहीं है और स्टूडेंट जो है वो इससे आ गया। फिर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो भी नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं हमें स्टूडेंट को बताना है, उन्हें गाइड करना है कि आपने इनको रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये अवेयरनेस हमने देनी है। मशीन को यूज़ तो करना है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर बिल्डिंग है स्टूडेंट की वो तो टीचर नहीं करनी है ना। एम्पैथी स्टूडेंट्स ने कहाँ से सीखनी है, वो टीचर से ही सीखनी है। तो मशीन को यूज़ करें लेकिन रिस्पॉन्सिबली, एथिकली, और ये स्टूडेंट्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सुंदर आजकल तो एम्पैथी भी मेरे ख्याल में चैट जीपीटी सिखा रहा है। एम्पैथी सिखा रहा है, लेकिन टुवर्ड्स ह्यूमन जो है, जो सोशल इंटरेक्शन है, वो जब तक हम ह्यूमंस के साथ नहीं करेंगे, मतलब मशीन के साथ तो नहीं है। जैसे सर ने भी अभी बात की कि ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मैं यही पूछना चाह रही थी डॉक्टर साइमा साहिबा आपसे कि कहा यह जाता है कि आने वाले वक्त में एआई बहुत सारे ऐसे काम भी करेगा जो कि एक इंसान करे, जैसे कि टीचर का मुतबादिल भी से समझा जा सकता है, बहुत सारे आर्टिस्ट का मुतबादिल भी से समझा जा सकता है। जैसे कि हमने कुछ गाने भी ऐसे देखे जो कि शाज़ेब एआई जनरेटेड होते हैं। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है? और कोई एआई टूल जो आप सजेस्ट करना चाहें वो भी काइंडली आप बताइएगा। जी अच्छा, देखिए मैं कहूँगी पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि आपकी आवाज में मुझे कॉल आए और उन्होंने कहा मैडम आपने आज ऑनलाइन आपने ऑनलाइन नहीं आना, आपने फिजिकली आना, और मैं चल पड़ूँ। हाँ, लेकिन इससे पहले आप मुझसे मैसेज करके पूछिएगा जरूर कि मैंने कॉल की थी कि नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। ह्यूमनाइजेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन, ये बहुत साइकोलॉजी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम मशीनों को ह्यूमनाइज करते जा रहे हैं और इंसानों को डीह्यूमनाइज करते जा रहे हैं। हमें इसमें थोड़ा सा देखना है। और जो सर ने बात नहीं की ना कि कुछ सजेस्ट कीजिए, जो चैट जीपीटी के अनपेड वर्जन हैं, आई एम सॉरी, दे आर वेरी डेंजरस। रेफरेंसेस की जहाँ तक बात है, साइटेशंस की बात है, सोर्सेज की बात है, हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को यूज करते हैं राइटिंग के अंदर, सर वो फेक है, वो बहुत गलत रेफरेंसेस करते हैं, वो उसके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्टर लियोन जो कि यूके लीड्स यूनिवर्सिटी से हमारे साथ आज थे, उन्होंने कहा बिग नो वो आपने नहीं यूज करना। तो आप जो है वो बेहतर एलएलएम मॉडल्स जो हैं वो इंजीनियर्स कैन सजेस्ट वो यूज करें जो कि ऑथेंटिक हैं, जो ऑथेंटिक हैं वो मॉडल्स यूज किए जाएं। और जिस तरीके से अब एडवांसमेंट हो रही है हम सबको बहुत ख्याल भी करना है। एंड आई होप कि हम तो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन जो सुनने वाले लोग ही हैं वो भी इस बात पर अमल करें कि अपने बच्चों का ख्याल भी रखें, उन पर नजर भी रखें, और जो एथिकल बाउंड्रीज की हमने बात की क्लासरूम्स में वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। महक, चलें जी, आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।